आश्चर्य का विषय है कि 70,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी को मात्र 1600-1700 रुपये पेंशन के नाम पर मिल रहा है। जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अंत में कर्मचारियों के पास सिर्फ एक हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि वो स्थिति अगर आएगी तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियाँ सही नहीं होंगी। गुमराह करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है। अर्थव्यवस्था में बताते सबसे बड़ा हो रहा है तो उसमें कौन सी दिक्कत आ रही? पेंशन और निजीकरण। और 4 फरवरी को हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, रन फॉर ओपीएस, कि एम्स जैसे अस्पताल से जिला अस्पताल में मरीज रेफर हो रहा है कि 2500 डॉक्टर बुलाए गए थे, 280 डॉक्टर आए। ईवीएम हैक होती है तो तुम क्यों नहीं ईवीएम हैक करते? तो यहाँ तो धारा के विपरीत लड़ाई करते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख भी रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, इस समय तो पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल किया जाना। और कर्मचारी एक लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा है। अनेकों कार्यक्रम दिल्ली में रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे, लखनऊ की धरती पे और तमाम राज्यों में इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कर्मचारी, हमारा सरकार से कहना है कि सरकार इस देश को, हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए कर्मचारी एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। आज वो कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। और वास्तविकता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात हमारे तमाम कर्मचारी वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो एनपीएस से आच्छादित हैं, आश्चर्य का विषय है कि 70,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी को मात्र 1600-1700 रुपये पेंशन के नाम पर मिल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि 1700 रुपये में कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात 60 साल बाद जब उसे चारों तरफ से बीमारियां घेर रही हों, जब उसे ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी, और ऐसे में सरकार 1700 रुपये कर्मचारियों को जीवन यापन के, कर्मचारियों की मैं समझता हूँ कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे गंभीर और मुद्दा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अटेवा लगातार प्रयास कर रही है। अटेवा के साथ साथ इस पूरे प्रदेश के, हिंदुस्तान के तमाम राज्य कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन रहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार मजबूर कर रही है कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए। अंत में कर्मचारियों के पास सिर्फ एक हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और मैं समझता हूं कि वो स्थिति अगर आएगी तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियाँ सही नहीं होंगी। सर, इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, जैसा कि आपने भी बताया कि रामलीला मैदान में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। क्या कुछ सरकार की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई हुई या नहीं हुई? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी पुरानी पेंशन पर विचार करेगी, एनपीएस में सुधार के लिए प्रयास करेगी। लेकिन कर्मचारी संगठनों और अटेवा ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि पुरानी पेंशन के अतिरिक्त हमको कुछ भी नहीं स्वीकार है। एक सूत्री में जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, पुरानी पेंशन का जो पूरा मैटर है उसके ऊपर तो अटेवा एनएमओपीएस पूरे देश में लड़ रहा है और लगभग 7 प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। आज ये सरकार करे या कुछ समय बाद करे, बेहतर ये होगा इस सरकार में। अब इससे बढ़िया समय तो कोई आएगा नहीं कि रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उसमें खुश होकर इनको इस काम को कर देना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है जब हमारा देश विश्व में नंबर 1 पे होने जा रहा है, अर्थव्यवस्था में बताते सबसे बड़ा हो रहा है और ये विश्व गुरु होने जा रहे हैं, गुरु हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें कौन सी दिक्कत आ रही? पेंशन और निजीकरण। भाई, जब हम मजबूत रहेंगे तभी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। आज निजीकरण को लेके, पेंशन को लेके हम लोग कितना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमेशा महीने में 1-2 कार्यक्रम होता रहता है। आज उसी में ये खिचड़ी तहरी भोज भी था। और 4 फरवरी को हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, रन फॉर ओपीएस के लिए। और निजीकरण, बाहर जाओ, हिंदुस्तान छोड़ो, क्योंकि निजीकरण से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जितने एम्स बने हैं वहाँ से मरीज रेफर हो रहे हैं, जिला अस्पताल आ रहे हैं। ये सुन के आपको नहीं समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेडिकल के लोग हैं उनको समझ में आएगा कि एम्स जैसे अस्पताल से जिला अस्पताल में मरीज रेफर हो रहा है। क्योंकि इस सरकार ने 40 जिला अस्पताल को बर्बाद करके पीपीपी योजना में मेडिकल कॉलेज खोल दिया और वहाँ डॉक्टर नहीं। आज ही अखबार में छपा है कि 2500 डॉक्टर बुलाए गए थे, 280 डॉक्टर आए। आज पढ़ लो आप, सारे अखबार में लगाए। तो क्या योजना आपकी, क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर इंटरव्यू देने आपके मेडिकल कॉलेज में?
क्या सर, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? हमें जो लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी कोई असली बात पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो अधिकारियों की गलती है। अधिकारियों की गलती है। आज उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण सबके डीजी अलग अलग, प्रमुख सचिव केवल एक। ये कौन सा नियम है, एक प्रमुख सचिव से काम चल रहा है। जो टीम 9 है वो गुमराह करके बैठा लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के कान तक बात ही नहीं जा रही। नहीं तो वो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चलवा रहे हैं, कितना सुसज्जित तरीके से उनका चल रहा है, उनके पास जाती तो प्रदेश की निरीह आम जनता जो 80% लोग सरकारी संस्थानों के भरोसे इलाज करते वहाँ रहते, उसका निजीकरण बिल्कुल बंद होना चाहिए और ओपीएस बहाल होनी चाहिए। सर, क्या लगता है कि आप जो अपनी मांगे रख रहे हैं, 2024 इलेक्शन नज़दीक है, क्या उसको देखते हुए आप लोग की मांगों को सरकार लेगी ध्यान में, आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? एक्चुअली हर आदमी को जब हम लोग चिल्लाते रहते हैं, जब जिसको ज़रूरत होता तभी उसकी ज़रूरत पूरी होती है। आज सरकार को ज़रूरत है, अब हमारे भाई बहन कितनी भीषण तरीके से, कितने तरीके से एनएमओपीएस हटेवा के साथ मिलकर लड़ाई को कामयाब बनाते हैं, वैसे इन्होंने टेलर दिखा दिया है 1 अक्टूबर को, जो दिल्ली रामलीला मैदान में 12 लाख की भीड़ हम लोग इकट्ठा किए थे। ऐसा किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं लोग हैं आज की तारीख में जो भीड़ दिखा सकें। ये लोग तो ज़बरदस्ती का रोना रोक रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। अरे ईवीएम हैक होती है तो तुम क्यों नहीं ईवीएम हैक करते? तुम भी ईवीएम हैक करके दिखाओ। जैसे अब चुनाव आ रहा है तो 2-4 प्रदेश में कांग्रेस को या जो पार्टी कहती ईवीएम हैक हो रही है उनको हैक करना चाहिए, ईवीएम को वो हैक करके दिखाएं। तुम्हारे पास हैकर नहीं है क्या? तुम हैक करो ना ईवीएम जाके और फिर बोलो कि ईवीएम हैक हो करके हम अब जीते हैं। ऐसे ही आप भी जीतते हो। तो यहाँ तो धारा के विपरीत लड़ाई करते हैं, तो उसमें हमें नहीं पड़ना है। हम लोगों की पेंशन, हमने आपसे पहले भी कहा है, चाहे ये सरकार दे चाहे वो सरकार दे, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। हमारे नेता विजय बंधु जी कहते हैं 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब उसमें हम लोग किसान यूनियन टाइप के नेता तो है नहीं कि हम 8 महीने बैठ जाएं धरने पे। हमारे पास तमाम लोगों का व्यवस्था है, खिलाए पिलाएं। हम लोग जैसे हम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं तो हमारे पास थोड़ी मानवता भी है, इंसानियत भी है। हम उस क्रूरता पे नहीं आ सकते हैं कि हम वो क्रूरता दिखाएं। तो उस नाते हम लोग धीमे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि रन फॉर ओपीएस के बाद हम लोग कोई और बड़ा कार्यक्रम दे जिससे कि सरकार को लगे कि नहीं, इनको वापस कर देना चाहिए। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं, अगर सरकार की तरफ से आपकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं सामने आती है तो आगे की क्या रणनीति तय कर रखी है? आगे की रणनीति अभी नहीं तैयार होगी, अभी न तय हुई है, लेकिन अब चल रहा है कि हड़ताल के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पूरे देश के हर तरह के सरकारी संस्थानों को बंद किया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे प्रदेश गवर्नमेंट का हो। इस पे वार्ता चल रही है हम लोग। तो सुना आपने इन कर्मचारियों की आवाज़, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, सरकार इनकी बातें जरूर सुनेगी और अगर नहीं सुनती है तो इनका एक रौद्र रूप, इनका एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जो कि हमें पहले भी देखने को मिल चुका है दिल्ली के रामलीला मैदान में, और शायद उससे भी विशाल प्रदर्शन सरकार के खिलाफ इन कर्मचारियों का देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।